कुछ जर्नल रूल्स याद रखिएगा। मैथ्स में जितना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतना आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। जब हम बात करते हैं इक्वेशन की, तो इक्वेशन कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली आपके पास तीन चीजों पे बेस करती है। फर्स्ट, वेरिएबल, मतलब आपकी इक्वेशन के अननोन्स, देन कोफिशिएंट्स, वो कांस्टेंट्स और नंबर जो कि वेरिएबल के साथ होते हैं, और फिर फाइनली आपके पास आते हैं कांस्टेंट, जो कि बेसिकली इक्वेशन में सिर्फ नंबर होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपके पास एक क्वेश्चन रखता हूं, 2x + 3y = 4। ये मैंने आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखी। मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? x and y. x and y, गुड। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट्स कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 and 3. 2 and 3। और मैं अगर आपको ये कहूं कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें कांस्टेंट कौन होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 4. 4। एक्सीलेंट। इसका मतलब किसी इक्वेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कोफिशिएंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट। ना, इस बेसिक से कॉन्सेप्ट के बाद के इक्वेशन होती क्या है, अब मैं आपके सामने अगली बात रखता हूं, विच इज के इक्वेशन की टाइप्स। इक्वेशन की बेसिक जो टाइप्स हैं वो आप, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके कोर्स में इक्वेशन की दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन एंड अदर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सवाल उठता है कि किसी भी इक्वेशन को लीनियर कब कहा जाता है या किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कब कहते हैं। तो उसका जवाब ये है कि इक्वेशन लीनियर तब कहलाती है जब आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जब आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और अगर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखें, अपने जहन में पावर को भी रखिएगा और अपने जहन में ये बात भी रखिएगा कि उसमें वेरिएबल्स कितने हैं। अपने जहन में ये बात भी याद रखिएगा कि उसमें पावर क्या है वेरिएबल की, और ये भी याद रखिएगा कि उसमें वेरिएबल्स कितने हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, x + 7 = 3। मेरा पहला सवाल, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपका आंसर क्या होगा? Linear equation. बिकॉज x की पावर 1 है। x की पावर 1 है। क्या मैं इसका पूरा नाम ये रख सकता हूं जुबेना? लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। Yes. ठीक है, अच्छा अब दूसरी इक्वेशन बताऊंगा मैं तुम्हें। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है x + 3y = 4। मेरा दोबारा क्वेश्चन है, लीनियर और क्वाड्रेटिक? Linear.
क्यों? x की पावर 1 है। और y की भी तो 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गई इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल और दोनों की पावर 1 है। लेट्स से अब मैं आता हूं अगली क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या जवाब दोगी? लीनियर क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक का? x की पावर 2। अच्छा, वेरिएबल कितने हैं? 1 2? एक है, सिर्फ x ही है ना, बस एक दफा उसकी पावर 2 है, एक दफा उसकी पावर 1 है, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल। आपके कोर्स में ना ये तीनों चीजें हैं, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल भी है, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल भी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल होती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, डी सिलेबस में। अब जब तुम्हें, अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ क्या समझाया कि एक इक्वेशन को पहचाना कैसे जाता है, कि वो लीनियर है, कि वो क्वाड्रेटिक है, वो इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल है, कि वो इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल है। अभी मैंने तुम्हारे सामने ये बात रखी। अब अगली चीज, किसी भी इक्वेशन को पढ़ने का मतलब, किसी भी इक्वेशन को पढ़ने का मतलब उसके सॉल्यूशन को पढ़ना होता है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना। जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यू आर डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स या वेरिएबल। एक है तो एक निकाल लो, दो है तो दोनों की वैल्यूज निकालो। जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में सॉल्व बोला जाए, इसका मतलब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि उस इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर दें। अब अगली बात, ये बड़ी अहम बात है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल is equal to highest power of variable। मतलब वैल्यू निकालेंगे कैसे वो तो बात की कहानी, वो मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें अभी। लेकिन वो वैल्यूज आएंगी कितनी, ये डिपेंड करता है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पे। ये डिपेंड करता है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पे। यानी अगर मैं तुम्हें कहूं एक जवाब देना मुझे, इस वाली इक्वेशन से x प्लस 7 इक्वल टू 3, इससे अगर तुम x की वैल्यूज निकालोगी तो कितनी आएंगी? 1। दूसरे वाले से जब तुम निकालोगे तो पहले तो ये बताओ किस किस की वैल्यूज निकालोगी? x एंड y। और वो दोनों वैल्यूज कितनी होंगी x और y की? 1। एक है क्योंकि पावर 1 है। यहां से तुम किसकी वैल्यू निकालोगी? x स्क्वायर। x, वेरिएबल सिर्फ x है। x। अच्छा, एक और बात यहां पे, वो भी आपके सामने रखता हूं। ये बेसिक रूल्स हैं। पहले, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। वेरिएबल्स के आंसर कितने होंगे वो तो पावर डिसाइड करेगी,
वेरिएबल के आंसर कितने होंगे वो तो पावर डिसाइड करेगी, वेरिएबल्स जितने हों उतनी इक्वेशंस भी देनी चाहिए। अगर वेरिएबल 2 है तो 2 इक्वेशंस आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल 1 है तो एक ही इक्वेशन दूंगा। अब मैं इसकी मिसाल आपको यूं देता हूं, देखें जो एग्जाम्पल अभी आपके सामने मैंने रखी, x + 7 = 3। सबसे पहली बात, मैं 3 बातें अपने ध्यान में लेकर आऊंगा। भाई इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है, उस एक वेरिएबल की पावर क्या है सर? 1। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे इक्वेशन भी कितनी चाहिए? वो होनी चाहिए एक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ही एक ही है सर। और सॉल्व करने पे आंसर कितने आएंगे सर? आंसर भी एक ही आएगा क्योंकि पावर 1 है। आंसर की काउंटिंग पावर पे डिपेंड करती है और इक्वेशंस की काउंटिंग वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जुवेरा, मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना, गुड ना। अब अगर मैं कहूं यहां से x का आंसर निकालो तो तुम कहोगी 7 वहां पे लेके चले जाएं सर, तो x = 3 - 7 यानी x का आंसर आ गया -4। और करो, आंसर एक ही आया है क्योंकि पावर एक ही है, और आंसर भी निकल आया क्योंकि वेरिएबल एक था तभी इक्वेशन भी आपको एक ही दी हुई है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद असल में तुम्हें यहां पर जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे साथ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले मैं कुछ यहां पे रूल्स बताता हूं आपको। द इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको आप जर्नल फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड और जर्नल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। यानी सबसे पहले x² की टर्म आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर x की टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट की, जिसमें ये a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। कोई भी आपको, और याद रखिएगा आप यहाँ पे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व मेथड पढ़ रहे हैं दैट इज इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, तो इसका मतलब हर दफा आपको इक्वेशन भी एक ही दी जाएगी क्योंकि एक ही वेरिएबल है, लेकिन उस एक वेरिएबल के आंसर्स कितने होंगे? 2, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड कहलाता है बाय फॉर्मूला, दूसरा मेथड कहलाता है बाय फैक्टराइजेशन, जिसको मिडिल टर्म भी कहते हैं, और तीसरा मेथड कहलाता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये तीनों मेथड से आपको सिखाऊंगा जरूर, लेकिन सीआई के एग्जाम के अंदर ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना होता है। इट्स योर चॉइस, आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड मैं आपके सामने रखना चाहूंगा विच इज कॉल्ड बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या, उसके लिए आपको पहले एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। आप x के आंसर्स 2 निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला विच इज -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस रखता हूं आपके सामने। पहला आसान। लेट्स से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 12 = 0। मेरा पहला सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वक्त जो आपको मैंने दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है?
है ना, गुड ना। अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c = 0। तो एक बात बताएं, a की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, 1 b की जगह 7 b की जगह 7 7, गुड। c की जगह 12 12। तो मैं ये करूंगा कि मैं अपने a और b और c की वैल्यू को निकालने के बाद इसको फॉर्मूले में पुट करता हूं, विच इज -b ± b² - 4ac/2a। तो अब अगर यहाँ पे मैं -b की जगह क्या लिख सकता हूँ, 7 ± b² का मतलब 7 का स्क्वायर -4a की जगह 1, c की जगह 12 होल डिवाइडेड बाय 2 × 1। x = -7 ± 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स -7 ± √1/2। 1 का रूट आपके लिए क्या होता है, 1 ही, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आके गौर करें तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे आके आप आगे इस तरह बढ़ेंगे कि आपको यहाँ पे x से निकालने के दो आंसर नजर आ रहे हैं, एक -7 + 1/2 और दूसरा -7 - 1/2। ये हो गया -6/2, ये हो गया -8/2, विच इज -3 -4। इसका मतलब therefore solution set is, हमेशा याद रखिएगा एक ही वेरिएबल के दो आंसर्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, -3 -4। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है, एक मिनट जरा वेट करिएगा। My question is x² - x - 3 = 0। मेरा सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपका जवाब होगा यस, गुड। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे इसको कंपेयर किया जाए ax² + bx + c = 0 से, तो जवाब देंगे a की वैल्यू क्या होगी, 1 b की वैल्यू 1 -1 माइनस, गुड, साइन के साथ बताया गया, c -3 -3। अब अगर मैं दोबारा से फॉर्मूला यूज करूं, वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, और b की अपनी इटसेल्फ वैल्यू क्या है, -1, b² - 1 का स्क्वायर -4a1c - 3 डिवाइडेड बाय 2 × 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 1 ± √13/2। 13 का रूट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है।
अगर पेपर 1 का क्वेश्चन होगा, मैं यूं समझाता हूं, अगर ये पेपर 1 का क्वेश्चन हुआ एज पर पेपर 1, तो आपके x के दो आंसर डायरेक्ट आप यूं लिखेंगे 1 प्लस रूट 13/2 और 1 माइनस रूट 13/2, बस यही आपके दो आंसर हो गए। और आप फिर आखिरी में लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज 1 प्लस रूट 13/2, 1 माइनस रूट 13/2। क्योंकि देखिए रूट के बारे में आपको एक बात बताता हूं, लेट से रूट 4 है, आपका आंसर होगा 2। लेट से रूट 9 है, आपका आंसर होगा 3। लेट से रूट 11 है, आंसर नहीं निकाल सकते तो रूट 11 ही होगा। ये मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं आपसे। अब लेट से मैं आपको बोलता हूं रूट 8। देखिए 11 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का रूट जो है वो फैक्टर्स भी नहीं बन सकते उनके, लेकिन 8 है तो 8 को तो मैं यूं लिख सकता हूं ना, अगर मैं 8 का पहले एलसीएम लूं 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, इसका मतलब रूट 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब रूट है, याद रखिएगा स्क्वायर रूट में हमेशा 2 का पेयर बनता है, तो 2 का पेयर बन के 2 बाहर आ गया इंटू रूट 2। पेपर 1 में क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो तभी आप रूट 8 या रूट 11 का डेसिमल में आंसर नहीं निकाल सकते, तो फिर आप ये वाली अप्रोच अप्लाई करेंगे कि सर जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं उनके फैक्टर्स बना लेंगे पेपर 1 में, और जिनके फैक्टर्स भी नहीं बन सकते उनको एज इट इज रहने देंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये आपके लिए पेपर 2 में पूछा जाता क्वेश्चन जहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो अब आप क्या करते? 1 प्लस माइनस रूट 13/2, यहां से अब आगे लेके बढ़ता हूं। पहले तो मैं क्या करता, मैं 13 का रूट ले लेता, आंसर आता 3.6। अब यहाँ के दो पॉसिबल आंसर क्या होते? 1 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 3.6 4.6, 4.6 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आएगा? 2.3। 1 माइनस 3.6 माइनस 2.6, आंसर आएगा माइनस 1.3। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज कर्ली ब्रैकेट में 2.3 कॉमा माइनस 1.3। जो है ना, ये अप्रोच याद रहेगी। पेपर 1 हुआ तो फिर तुम अपने रूट को या तो डायरेक्ट पॉसिबल निकाल लो, या प्राइम नंबर है तो एज इट इज छोड़ लो, या फिर अगर फैक्टर्स बन सकते हैं तो फैक्टर्स बनाओ। और अगर पेपर 2 है तो फिर आप डेसिमल में आंसर निकाल सकती हो, क्योंकि उस वक्त आप कैलकुलेटर यूज कर सकती हो। कोई क्वेश्चन जो है ना? No, sir. चलो जरा अब एक क्वेश्चन तुम करो मेरे लिए। क्वेश्चन इज 3x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज, आप ये क्वेश्चन कर रही है मेरे लिए पेपर 2 के रिस्पेक्ट से भी, पेपर 1 के रिस्पेक्ट से भी।
सर यस जुबैना। सर मैंने पेपर 2 के मेथड से सॉल्व कर लिया। चलो मेरे साथ टैली करो। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a आपके लिए 3, b आपके लिए 4, c आपके लिए -2। फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज को पुट करते हैं, माइनस बी की जगह 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 -4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 2 24 डिवाइडेड बाई 6 -4 प्लस माइनस रूट 40 डिवाइडेड बाय 6। अब 40 के अगर मैं यहाँ पे पहले पेपर 1 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे पेपर 1 के हिसाब से चलता हूँ पहले, तो पेपर 1 के हिसाब से मुझे 40 के लेने पड़ेंगे फैक्टर्स 220 210 25 51। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ -4 प्लस माइनस 40 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 पेयर लेके कॉमन लिया, बाहर आ गया -4 प्लस -2 रूट 10, क्योंकि बाकी एज इट इज हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 6। अब या तो एक वैल्यू हो गई -4 प्लस 2 रूट 10 अपॉन 6 और एक वैल्यू हो गई -4 -2 रूट 10 अपॉन 6। अब इसमें और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो मुझे बताओ। 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो -2 प्लस रूट 10 अपॉन 6 -2 कॉमन ले लो, बल्कि 2 ही कॉमन ले लो ज्यादा बेहतर है। -2 माइनस रूट 10 अपॉन 6, 2 से 6 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3 बचा। -2 प्लस रूट 10 अपॉन 3 -2 माइनस रूट 10 अपॉन 3। और पेपर 2 के हिसाब से तो वैसे ही बहुत आसान है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो। -4 जवाब दोगी 40 का रूट क्या है? 6.32 अपॉन 6। अब एक आंसर हो गया -4 प्लस 6.32 अपॉन 6, जो कि आपका आंसर आएगा 2.32 अपॉन 6। यानी फाइनल आंसर क्या आया? .38। और दूसरे में मैं x इक्वल टू -4 माइनस 6.32 अपॉन 6 का मतलब -10.32 अपॉन 6। -1.72 माइनस में। क्लियर होती बात? यहीं तक रखते हैं, यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्ट लिया मैंने से। कोई बात ऐसी आज की जो लेक्चर की ना समझ में आई हो? जी सर, ये ऊपर -4 प्लस 2 और रूट 10, ये 2 यहाँ पे प्लस था फिर नीचे माइनस कैसे हुआ? कहाँ की बात कर रही हो? सर सबसे टॉप पे माइनस ही तो है। ऊपर तो +2 लिखा है ना, +2। वो नहीं तो मैंने उस वाले +2 को तो मैंने 6 से कैंसिल कर दिया ना। ये -2 तो ये है। अच्छा, फिर सर -4 कहाँ गया? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक इधर सुनो। देखो -4 प्लस 2 रूट 10 अपॉन 6 ये था। पहले तो मैंने इसमें से और इसमें से 2 को कॉमन लिया। जब आप किसी चीज को कॉमन लेते हो, कॉमन किस तरह लेती हो कि देखो भाई 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं,
तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो अब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आंसर आएगा 2, साथ में माइनस साइन चल रहा है, प्लस अपनी जगह 2 रूट 10 को 2 से डिवाइड करोगी तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा रूट 10 अपॉन 6, 2 से 6 कैंसिल, -2 प्लस रूट 10 अपॉन 3। क्लियर होते तो है ना? जी। यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू।